दी वन इंडिया शो में कार्यक्रम के इस पड़ाव में अब बात उस अंतर्राष्ट्रीय खबर की जो भारत के पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके मायने कई लिहाज से अहम है क्योंकि 1971 में अस्तित्व में आने के बाद बांग्लादेश, जिसका नक्शे पर अस्तित्व भारत की मदद से आया और एक युद्ध हुआ, बंटवारा हुआ, लेकिन कम से कम एक अलग अपनी हस्ती विश्व मानचित्र पर बांग्लादेश ने पाई। और बांग्लादेश की तरफ से क्या बड़ा कदम हुआ है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड, डायरेक्ट ट्रेड जो अभी तक नहीं था, बंद था 1971 के बाद, ये शुरू होने जा रहा है। अब ये खबर जैसी सामने आई उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस पर हलचल होना तो स्वाभाविक है, लेकिन इसके कई पहलू हैं। अगर मैं इसको हिंदी की साहित्यिक और बड़ी लच्छेदार भाषा में बात करूं तो वहां से चावल खरीदेगा बांग्लादेश, पाकिस्तान से चावल खरीद रहा है, तो इस चावल से ऐसी कौन सी खिचड़ी पकने वाली है और उसका क्या इम्पैक्ट जाने वाला है, इसको आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, लच्छेदार भाषा एक तरफ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के लिहाज से उसके अलग मायने हो सकते हैं। तो इसी को डिकोड करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश कुमार गोयल जी, फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ हैं, रविंद्रनाथ सचदेव, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, सीनियर फॉरेन अफेयर्स जर्नलिस्ट एंड साउथ एशिया मामलों के जानकार संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, और डॉक्टर गुलरेज शेख भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज कार्यक्रम में। शुरुआत में यहाँ पर रविंद्रनाथ सचदेव जी आपके साथ करना चाहूंगी। सर देखिए, जब ये खबर सामने आई, भारत में बसे में लोगों का भी चौंकना स्वाभाविक है, क्योंकि शेख हसीना का पद से हटना, उसके बाद बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जिस तरह की ज्यादतियां हुई, तो भारत की नजर वहां पर लगातार बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ट्रेड का ये रास्ता जिस तरह से, जिस टाइमिंग में, जिन परिस्थितियों के साथ खुला है, वो एक चिंता तो यकीनन पैदा करता है। आपने जब पहली बार ये खबर सुनी, इसकी भूमिका बनती हुई देखी, क्या इम्पैक्ट इसका डायरेक्ट, सबसे पहले तो कूटनीति के लिहाज से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भारत पर दिखाई देता है? देखिए, सबसे पहला तो इम्पैक्ट वही दिखाई देता है जो आपने अपनी इंट्रो में कहा, कुछ खिचड़ी बनती दिखती है। राइट, आई मीन बेसिकली दैट। अब ये खिचड़ी कितनी बनेगी, कितनी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, वो बात अलग है, बट खिचड़ी बन रही है, वन। सेकेंडली, आई मीन कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि इस समय की ये जो डिस्पेंसेशन आई है फिलहाल पावर में, जो इंटरिम सरकार कहें, वो तो इंटरिम है एक तरह से, बट जो मास ओपिनियन है, जो पावर्स हैं, जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन अपने को कहते हैं, और जो बीएनपी है, जमात है, वो सब एक्चुअली इस समय जो बिगर पिक्चर हो रहा है बांग्लादेश में, मेरे हिसाब से वो अपनी बंगला आइडेंटिटी से मूव करके अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ जा रहे हैं। कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी ओपिनियन बनता दिख रहा है, विचारधारा, तो पहले जैसे ये था कि ठीक है हम बंगाली हैं एंड देन वी आर मुस्लिम्स, राइट। अब शायद ये हो गया है कि हम मुस्लिम्स हैं एंड फिर यस हम बंगाली हैं, दैट्स वन। सेकेंडली, पाकिस्तान से रिश्ते, इनमें से कुछ डेफिनेटली सेगमेंट्स हैं बांग्लादेश की, स्पेशली जमात की जो पार्टी है, वो तो इंडिपेंडेंस या लिबरेशन के समय भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, वो हो गए, जो कि करीब 20% उनका वोटर बेस है शायद, अगर कुछ वोटर बेस कहलाता है या कुछ बेस है, कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। तो कुछ तादाद, काफी तादाद बांग्लादेश में पब्लिक ओपिनियन की है जो पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहती है, ओके, इमोशनल रूप में परहैप्स, एंड ऑफ कोर्स रिलीजन के एंगल से। तो इन दोनों चीजों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें कि वो अपनी आइडेंटिटी मोर इस्लाम की तरफ ले जा रहे हैं, दे वांट मोर इस्लाम इन अपनी डेली लाइव्स में। बंगला आइडेंटिटी जो उनको इंडिया से ज्यादा बांधती थी और ग्लू करती थी, उसको वो सबड्यू कर रहे हैं, सबड्यू कर रहे हैं, एंड पाकिस्तान से अपने रिश्ते बढ़ाने का वो सोचते हैं। बट डेफिनेटली यस, आई थिंक वो भी वाइज इनफ है बांग्लादेश की लीडरशिप और उनकी गवर्नमेंट के डिप्लोमैट्स, कि जब वो ऐसे कदम उठाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया ज्यादा बेहद कुछ खुश नहीं होगा, और इंडिया ये सस्पिशन की नजर से देखेगा। उनको भी पता है, ये थोड़ी है कि उनको नहीं पता है कि इंडिया कैसे इसको ऑब्जर्व कर रहा है, पर इसके बावजूद वो ये कर रहे हैं। एक और बात है ना, इस चीज के बावजूद वो कर रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है टू सम एक्सटेंट कि फिलहाल की जो उनकी डिस्पेंसेशन है, उसने अपना माइंड बनाया हुआ है कि वो पाकिस्तान से अपने रिश्ते इंप्रूव करेगा। अब मल्टीपल हैं, ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, बीच में बात, इनफैक्ट इन्होंने कुछ छोटा मोटा डिफेंस को भी ऑर्डर दिया हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को आई थिंक कुछ 155 शेल्स या कुछ आर्टिलरी का भी ऑर्डर की बात चल रही थी। याद है कुछ समय, महीना 2 महीने पहले था कि ये कार्गो शिप आई है, उसके अंदर क्या है, चाइनीज माल है ये वो तो खैर आई वुड से उसमें तथ्य क्या है हम कह नहीं सकते, वो ठीक होगा।
बट डिफेंस का भी ये कुछ प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगे। बट इन द बिगर पिक्चर अगर देखा जाए इसका इनको कितना फायदा मिलेगा, राइट? पाकिस्तान से कितना ये ट्रेड अपना बढ़ा लेंगे। ठीक है, राइस 50,000 टन का भी कॉन्ट्रैक्ट है, 25,000 की एक शिपाही है अभी आने, और एक और आएगी। श्योर, इस तरह की कुछ कमोडिटीज ले लेंगे पाकिस्तान से, राइट? और क्या ले पाएंगे पाकिस्तान? पहले जो था, यस, इनका था कॉटन, क्योंकि इनके गारमेंट टेक्सटाइल बिजनेस भी है बांग्लादेश में, राइट? तो ठीक है, वो कुछ ले लेंगे। बट ज्यादा इनको क्या मिलेगा निस्बत की, व्हाट दे लूजिंग आउट, अगर वो मैट्रिक्स में देखें, तो इंडिया के साथ अगर रिश्ते बढ़ते तो बायलैटरल ट्रेड प्लस इन्वेस्टमेंट्स का भी स्कोप है हमारा। जी। वो बहुत ही अलग लेवल पे है हमारा स्कोप, राइट? पाकिस्तान से तो खरीद बेच कर लेंगे, ठीक है, पाकिस्तान भी इनसे कुछ खरीद लेगा, बट हम्म। दैट विल बी माइनर। तो बिगर पिक्चर आई थिंक इज दैट कि आई वुड नॉट से सिंबलिज्म, बिकॉज ये सिंबलिज्म नहीं है, उससे ज्यादा है। ट्रेड शुरू हो गया, आदान प्रदान, खरीद बेच, पैसे को एक्सचेंज, बैंकिंग ट्रांसफर्स वगैरह, तो ये जी। चीजें बढ़ेंगी आगे। बट जिसका जिक्र सर आपने शुरू में किया कि उनकी जो एक पहचान वाली जो बात है कि अब आप पहले बांग्ला पहचान से के बाद आगे इस्लाम की तरफ जाते थे, लेकिन वो अब ऑर्डर पाकिस्तान के कट्टरपंथ वाले अंदाज में ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में जो कट्टरपंथ है उसके अंदाज में ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां पर आपकी क्षेत्रीय अस्मिता पीछे छूट गई है और धार्मिक पहचान ऊपर आ गई है। तो इंटेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस पर मैं टिप्पणी सुरेश कुमार गोयल जी आपकी भी चाहूंगी। क्या इंटेंट आपको इसके पीछे दिखाई दे रहा है? क्या जो इंटेंट है वो किसी भी रूप में किसी तरह का अलार्म या रेड फ्लैग भारत के लिए है? देखिए, एक दो चीजें हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये सही है कि बांग्लादेश इससे पहले, जब 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन जो बंगाली मेजोरिटी पॉपुलेशन वहां पर है, और मैं वहां पर 4-5 बार जा चुका हूँ और मैंने देखा है ये, कि इनकी जो कल्चर, उनकी जो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, वो बंगाली नेशनलिज्म की है, बंगाली कल्चर की है। इस्लाम उसमें है। आप ये याद रखिए कि 1911 से पहले भी जब यहाँ पर ये बंगाल का डिवीजन हुआ था, उस टाइम पे भी वहां पर एक मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम की भी थी, इस्लाम की थी, और काफी मेजोरिटी पीपल जो अभी वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल है, वो वहां पर हिंदू रिलीजन के थे। ये हमेशा से वहां पर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 1971 से भी पहले, 71 के बाद भी इतना जरूर था कि शेख मुजीब के जब ये प्रेसिडेंट बनने के बाद में, 71 के बाद में, जो ये इस्लामिक एलिमेंट है जो पाकिस्तान से सिंपैथी रखता था, पाकिस्तान की सपोर्ट थी जिनको, उनका दबदबा कम हो गया था। और इसके बाद में जो सरकारें बननी शुरू हुई, इवन ड्यूरिंग बीएनपी टाइम, खालिदा जिया जब बनी प्राइम मिनिस्टर, तभी वही हाल था कि जब पाकिस्तानी एलिमेंट था उसका दबदबा कम था ये। और अब ये बढ़ना शुरू हो रहा है थोड़ा सा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी ये कहना कि अब वहां पर इस्लामिक एलिमेंट ऊपर आ गया है, बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी मेजोरिटी द आइडेंटिटी वो बंगाली कल्चर की ही है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब वो पाकिस्तान बन गया है, असर बढ़ना शुरू हुआ है। दूसरी चीज, देखिए, ऐसा है कि ये मालूम है कि हमको जो है वो देखते हैं एक तरह से, वहां के जो पॉलिटिकल एलिमेंट हैं शेख हसीना से कन्फ्लेट करके देखते हैं कि हम शेख हसीना के सिंपैथाइजर हैं, वो अभी भी यहाँ पर भारत में है। तो जो भी वहां पर एक रिएक्शन होगा शेख हसीना के खिलाफ, उस रिएक्शन में भारत नेचुरल तौर पर शामिल होगा, हमको याद रखना होगा। तीसरी चीज सबसे अहम यह है कि चाहे वहां पर खालिदा जिया हो, या मोहम्मद यूनुस हो, या शेख हसीना रही हो, बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नेबरिंग कंट्री है। अब जब ये 71 में अलग हुआ था, तो वहां पर हमने एक पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अलग अलग करके पॉलिटिक्स चेंज की थी। ये हमारे हित में है कि हम उस पॉलिटिक्स को अलग ही रखें। हम चाहे कुछ भी कर ले, जो हमारे नेबर है हम उनको बदल नहीं सकते हैं, नेबर रहेंगे वो ये। तो इट ऑल डिपेंड्स नाउ ऑन अस कि हम ये गेम, जो डिप्लोमेटिक गेम है, जी, इस तरह खेलते हैं, हम दबाव में आते हैं। मेरे ख्याल आज जो सवेरे या कल जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा उनसे कि भाई देखिए, आप हमारे साथ हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको भारत से संबंध कैसे चाहिए। आप पर ये नहीं बोल सकते हैं कि हम आपके
घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा जो बातचीत करके, थोड़ा सा मिलजुल करके तरीके हैं, मिलना होगा और हमें उनसे अपने रिश्ते जहां तक हो सकता है अच्छी तरफ ले जाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। संजय कुमार जी, जब हम पूरे साउथ एशिया की बात करते हैं तो खैर वो तो फिर फलक बहुत बड़ा हो जाता है बात करने के लिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर गोयल सर ने बोली और उन्होंने कहा कि देखिए आप अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। बांग्लादेश को आपको साथ लेकर कई मायनों में चलना पड़ेगा। ये डिप्लोमेसी के लिहाज से भी बेहतर है और अंतरराष्ट्रीय रूप से जो आपकी स्थिति इस पर्टिकुलर रीजन में है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से जब बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ती है, वो भी उस देश के साथ जिसने कभी आपको सम्मान नहीं दिया, जो बकायदा लड़कर बंटवारा हुआ आपका, आप अलग हुए। पूर्वी, उससे पहले तो पूर्वी पाकिस्तान कहलाते थे आप, बांग्लादेश ही आप तब कहलाए जब 71 का युद्ध हुआ और भारत का जो उसमें पूरा का पूरा रोल रहा और फिर जो पूरी एक लेगेसी उस समय के बाद की है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के करीब जाने की मजबूरी रही या फिर पाकिस्तान के ही स्वरूप में परिवर्तित होना शुरू हो गया है बांग्लादेश? अम, देखिए, बांग्लादेश में बांग्ला अगर आप बंगाली और पाकिस्तानी का जो उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानी का रिलेशनशिप देखेंगे वो 71 से पहले, तो इतना इतना खराब था कि ये बंगालीज लोग जब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग मेजॉरिटी जीत गई थी पाकिस्तान असेंबली में, जी। तो भी उनको गवर्नमेंट बनने नहीं दिया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कितना एक डीप एनिमोसिटी था टुवर्ड्स द बंगालीज। बिकॉज बंगाली को उन लोगों ने कभी मुस्लिम नहीं माना, उन्होंने माना कि एक एलिमेंट ऑफ हिंदू ही है मुस्लिम बंगालीज को। तो आप उनको डिनाई किया पावर में आने के लिए, नहीं तो शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, मैं जी आपका कमेंट चाहूंगी इस पर। जी। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इसको हमको थोड़ा सा बड़े कैनवास के ऊपर पिक्चर को पेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जाता हूं कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ था बांग्लादेश में और उसके बाद इलेक्ट होने के बाद शेख हसीना का जो वक्तव्य आया था कि उनको फॉरेन कंट्री के गोरे ने जो कहा कि एक नया कंट्री बताया जाएगा बांग्लादेश से और म्यांमार से कार्व करके, और जो प्रेशर्स थे उनके ऊपर से सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए, उसके बाद वहां सत्ता पलटती है। फिर जिस प्रकार से यूएस का पैसा और इन्फ्लुएंस वहां पे गया था, और हमने देखा उसमें क्लिंटन फाउंडेशन का क्या हाथ था, उसका बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें जो चले। तो अब मैं इसको अगर दूसरी जगह से मर्ज करूं तो जो इस्लामिक चरमपंथी एलिमेंट्स होते हैं उनका एक फेवरेट टूल है अमेरिकन का। वो हमने कई जगह देखा, चाहे वो जिसको कहते थे अफगान जिहाद, वहां पर जब यूएसएसआर के खिलाफ लड़ा जा रहा था तो वहां पर एक इस्लामिक रेडिकल कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया, उसको अफगान जिहाद कह के लॉन्च किया गया, और सीआईए ने बाकायदा स्टिंगर से लेकर सारी चीजें दी और रिक्रूटमेंट्स भी लाए गए दुनिया भर से। फिर हमने अभी भी देखा कि अल शरा, जिसको ने अपना नाम रखा है, इससे पहले जुलानी रखा था और उसके पहले कुछ और नाम था उसका, जो अभी सीरिया का तथाकथित राष्ट्रपति बन चुका है और बहुत अच्छे अभी डिजाइनर सूट्स में है। और पैटेक फिलिप की वर्ल्ड टाइमर वॉच मैं सोचता हूँ कि वो 2-3 करोड़ से कम की नहीं होगी जो आज की तारीख में पहन रहा है। तो वो तो आईएसआईएस का एलिमेंट था, और आईएसआईएस की सीरिया की शाखा को देख तक का प्रमुख था। उसके पहले वो जो था वो अलकायदा का था। और खुद अभी तुलसी गबार्ड की अगर आप वो देखिए कि जब उनको सीनेट से क्लियरेंस मिला तो उन्होंने उस समय कहा था ये बात साफ साफ कि आईएसआईएस को उन्होंने सपोर्ट किया था। तो आईएसआईएस हुआ, कहीं ना कहीं अलकायदा हुआ, और ये सारे एलिमेंट्स का बहुत अच्छा उपयोग किया है थ्री लेटर एजेंसी जो अमेरिका की बदनाम है सीआईए उसने। अब यहाँ पर भी देखिए, बांग्लादेश में भी जिस प्रकार के प्रोटेस्ट हुए शेख हसीना के खिलाफ, उसमें यही चरमपंथी टाइप के एलिमेंट्स का उपयोग किया गया। तो उसके बाद जो हिंसा की खबरें आई उसमें भी यही लोग इन्वॉल्व थे। तो अब ये देखना है कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है तो क्या होता है। और फिर ये मत भूलिए आप कि ये चरमपंथियों की लिंक यूएस और पाकिस्तान दोनों को भी जोड़ती है। जो इसका कॉकटेल हमने देखा था वो अफगानिस्तान में देखा था कि किस तरह से सोवियत संघ के खिलाफ उपयोग हुआ था, और बाद में भी सब जगह देखते रहे। तो आईएसआई और ये इस प्रकार के एलिमेंट्स, इन सब का प्लस अमेरिकन सीआईए और मनी,
उन सब का नतीजा हमने देखा कि जो तथाकथित क्रांति थी, जो लोग कह रहे थे कि वहां पे शेख हसीना के खिलाफ क्रांति हो गई, वो क्रांति नहीं थी, वो देश को बर्बाद किया उन्होंने वहां पर। तो अब ये देखना होगा हमको कि किस प्रकार से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, अभी क्या है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इनवर्ड लुकिंग है, और जब आप इनवर्ड लुकिंग होते हो तो आप इस प्रकार के फिर दूसरे एडवेंचर्स नहीं करते। अगर ये एडवेंचर नहीं होते हैं इस प्रकार के, और पैसा उधर से सीआईए का नहीं आता है, तो हो सकता है कि चीजें वहां तब्दील हो धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा बीच में 2 मिनट, क्योंकि मुझे फिर थोड़ा दूसरी जगह भी है आज जी आज करिए तो सर। हाँ। तो हमने बीच में ये भी देखा कि कहीं ना कहीं खालिदा जिया की पार्टी की भी बात करें, अब वो भी यूनुस की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वो डिमांड करते हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है कि जिस प्रकार से एक प्रिडिक्शन मैंने किया था, और लोग बहुत मेरे खिलाफ भी कहे थे कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हुआ था, मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत खराब होगा। जो आज अच्छा दिख रहा है कि आईएसआई जश्न मना रही है, लेकिन ये बाद में इनकी गले की हड्डी बनेगी, वो आज बन रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद ये होगा कि यूनुस के खिलाफ वहां चाहे बीएनपी हो या शेख हसीना की पार्टी हो, ये एलिमेंट्स वापस सक्रिय होंगे। और इसीलिए संभवतः जो है ना, हिंदुस्तान का रिस्पॉन्स, बहुत से लोग चाहते हैं कि बिल्कुल हार्श रिस्पॉन्स किया जाए। हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमको बांग्लादेश से अपने संबंध रखने हैं। हमको लग रहा है कि यूनुस बहुत दिन का खिलाड़ी नहीं है, ये कुछ दिनों के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा, वो वापस से डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अभी संजय जी भी अपनी बात आप कंप्लीट करिएगा, फिर मैं गोयल सर से इस पर रिस्पॉन्स ये मैं ये बोल रहा था कि जो बंगालियों के प्रति जो पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का जो रवैया रहा है, आप अगर 71 से पहले देखेंगे तो उन्होंने उनको शासन करने से मना कर दिया। अगर अगर वो नॉर्मल प्रोसेस में चलते तो शेख मुजीबुर रहमान 1970 के इलेक्शन के बाद वो वहां के प्रधानमंत्री बनते, पाकिस्तान प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो एक तो ये रहा है। लेकिन अब 71 के पार्टीशन के बाद, पाकिस्तान के डिवीजन के बाद, ये सच्चाई है कि वहां पे बंगाली नेशनलिज्म उभरा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बांग्लादेश में ही एक बड़ा तबका प्रो पाकिस्तान रहा है, जो जमात इस्लामी के द्वारा लीड किया जा रहा है। अब उसमें अभी आप देखिए कि जो यही एलिमेंट्स अभी असर्ट कर रहे हैं। शेख हसीना का जो इमेज है एक रहा है, प्रो इंडिया रहा है, जो उसके लिए एक स्ट्रेंथ भी है और एक वीकनेस भी है। जी। शेख हसीना ये दोनों एक डबल एजेड स्वॉर्ड है इंडिया उनके लिए। तो एक इस चीज में आगे अगर शेख हसीना के जाने के बाद वहां के केयरटेकर गवर्नमेंट भी प्रो इंडिया स्टैंड लेती और ओब्वियसली ओवर्टली प्रो इंडिया, तो उनके लिए भी खतरा था। उनके लिए वो भी उसी तराजू से तौले जाते जिस तराजू से शेख हसीना तौली गई। तो एक तो उनके लिए स्ट्रैटेजिक ये है मूव है कि वो पाकिस्तान से अपना रिलेशनशिप सुधारे, और एक वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बांग्लादेश में जो प्रो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और एक ये भी है कि जो अभी जो शासन कर रहे हैं बांग्लादेश में और अभी जो पाकिस्तान में जो रूलर है, दोनों का एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, और ये भी एक है जो दोनों को साथ लाता है। आप ये इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो इसमें ये रोल है, ये पहलू है इस जी। जो आ रहा है, और इस ट्रेड को बढ़ाने में आप ठीक है। ट्रेड में हो चाहे। मुझे लगता है काफी डिटेल में अलग अलग पॉइंट्स और अलग अलग पहलू इस विषय के आज डिस्कस हुए, लेकिन थैंक यू सो मच आप सभी का आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।